हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। 1.2 में कुछ क्वेश्चंस आज हम लगाएंगे इस वीडियो में और बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक फंक्शन आर स्टार से आर स्टार पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आर स्टार जो है वो आपके पास में ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या यानी कि नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर। अब ये आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। कह रहा है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, एकिक अच्छादक है। यानी कि एकिक अच्छादक होने के लिए फंक्शन को एकिक भी होना पड़ेगा और अच्छादक भी होना पड़ेगा। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में फंक्शंस के सभी प्रकार फलन के बारे में मैं बता चुका हूं। आपने अगर मेरा पिछला वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो आप पहले देख लें, देन इस वीडियो को आप समझें। चलिए बात करते हैं कि फंक्शन आपको आर स्टार से आर स्टार पर दिया गया है, तो इसमें आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन एकिकी और अच्छादक है, यानी बाइजेक्टिव इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप लोगों ने इसमें करना क्या है, सिंपली जो फंक्शन आपके लिए दिया गया है, आप कोई दो एलिमेंट, पहली बात फॉर बाइजेक्टिव के लिए आप एक एक अच्छादक यानी कि 1 1 अलग प्रूव करेंगे, ऑन टू भी प्रूव करेंगे। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1 1 फंक्शन यानी कि एककी के लिए कोई दो एलिमेंट x1 और x2 आपने लिए आर स्टार में। आर स्टार यानी कि डोमेन वाला आर स्टार। इसमें कोई दो एलिमेंट हम डालते हैं, दो एलिमेंट x1 और x2। देन f इस पर अप्लाई होकर के फंक्शन f, यहाँ पर हमें fx1 मिलेगा और fx2 मिलेगा। अगर ये दोनों चीजें अगर आपस में बराबर हैं, दोनों फंक्शन की वैल्यूज अगर आपस में बराबर हैं, तो आपने प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज है ये भी आपस में इक्वल है। तो उसके लिए आपने करा क्या कि आपने fx1 लेट कर लिया, ये मान लिया कि fx1 इक्वल टू fx2, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर द x1 एंड x2। फंक्शन की वैल्यू x1 x2 एलिमेंटों के लिए इक्वल है। देन हमें fx दिया गया है 1/x, तो fx1 क्या होगा 1/x1। ऐसे ही ये क्या होगा 1/x2। देन ये इधर और ये इधर, यानी कि x1 इक्वल टू x2। फंक्शन इज 1 1। यहाँ पर हम कहेंगे इस बात को कि फंक्शन 1 1 है। हेंस fx इज 1 1। फॉर ऑन टू अगला पॉइंट है दूसरा, फॉर ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन यानी अच्छादक के लिए। अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए आपने करना क्या होता था कि एक कोई एलिमेंट y आप लेकर के चलते थे कोडोमेन में। आर स्टार में लेके चलेंगे, लेकिन आर स्टार अब कौन सा वाला हम यूज कर रहे हैं, कोडोमेन वाला। कोई एक एलिमेंट y हम कोडोमेन में लेकर के चलते हैं और चेक करते हैं कि कोई एक x एलिमेंट इसमें होगा जिसकी की ये y इमेज आई है। y किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर रही है, यानी अगर मैंने x डाला है तो मुझे क्या मिला है, y मिला है। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। हमारे पास में एफ एक्स क्या है,
1/x। देन x की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/y। देन इसे अगर मैं x की जगह पर अगर मैं रख दूं, इसे इस फंक्शन में x की जगह अगर रख दूं तो मुझे y मिलने वाला है। नाउ अब अगर मैं इस y को पुट कर दूं fx में, x की जगह पर अगर मैं रख दूं 1/y, तो मुझे रखते ही यहाँ पर क्या मिलने वाला है 1/x की जगह पर 1/y। देन ये, तो ये मुझे मिलने वाला है, y चला जाएगा ऊपर y, यानी कि ये कौन था x था, यानी fx की वैल्यू आपने y मिल गई। यानी कि ये जो y है, जो y इमेज है x की, उस x की वैल्यू क्या है 1/y है। तो अब हमें चेक ये करना होता है कि ये 1/y क्या डोमेन में होगा या नहीं होगा, क्योंकि y क्या है एक ऋणोत्तर। भाई जब y मैंने कोडोमेन में लिया है तो कोडोमेन भी मेरा क्या है, ये भी r स्टार है और ये भी r स्टार है, तो y ऑब्वियसली y कैसा होगा आपके लिए नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो y अगर आपने नेगेटिव रियल नंबर रखा है तो x क्या मिलेगा आपको नेगेटिव रियल नंबर। क्या ये पीछे जो ये नेगेटिव रियल नंबर मुझे मिलेगा, तो क्या नेगेटिव रियल नंबर इस सेट में नहीं होगा, होगा। तो यानी कि अब इसमें कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट आप y की जगह पर आप रखते जाइए, नेगेटिव रियल नंबर कोई भी रखते जाइए, आपको नेगेटिव रियल नंबर पीछे मिलता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट शेष नहीं बचेगा जो कि किसी की भी इमेज नहीं है। प्रचालक होने के लिए, ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। बट ऐसा यहाँ पर अब नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट आप रख सकते हैं, तो यानी 1/y आर स्टार में बिलोंग करेगा। आर स्टार कौन सा डोमेन, आप यहाँ लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब कहेंगे कि फंक्शन जो है हैंस द फंक्शन या फिर fx इज ऑन टू। अब ये ऑन टू भी है, फंक्शन 1/1 भी है, ऑन टू भी है, सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सो fx इज बाइजेक्टिव, यानी कि अब ये फंक्शन हमारा एक की आच्छादक है। बात क्लियर हुई, नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी एक फंक्शन f n से n यानी कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। फंक्शन है fx = x²। यहाँ पर एक की और आच्छादी गुणों की जांच करनी है, यानी कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, यानी 1/1 और ऑन टू दोनों को अलग अलग हमें बताना है। देखते हैं चलिए। उसके लिए अब हम करते क्या है, और इंजेक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ता है कि कोई दो एलिमेंट x1 x2 लेकर के चलते हैं n में, n यानी कि जो डोमेन है, डोमेन में कोई दो एलिमेंट हमने डाले हैं। देन इनकी जो इमेज मिलेगी हमें, अगर वो दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ये एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यही तो डेफिनेशन थी कि दो एलिमेंट x1 x2 हमने लिए थे। यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई करूंगा तो fx1 मिलेगा और fx2 मिलेगा। देन अगर ये fx1 = fx2 है, अगर ये फंक्शन अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है तो ये एलिमेंट भी सेम होंगे। तो ये दो एलिमेंट लेकर के चले हुए, और जो है fx1 लेट कर लिया, मान लिया अगर ये दोनों चीजें अगर बराबर हैं, अगर ये बराबर हैं तो वैल्यू भी जो हम ये पॉइंट्स डाल रहे हैं ये पॉइंट भी बराबर होंगे। तो फंक्शन क्या है हमारे पास में स्क्वायर वाला, तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x था तो x था, यहाँ x1 आ गया तो x1 आ जाएगा, यहाँ x2 है तो वहाँ पे भी x2 आ जाएगा। देन स्क्वायर को अब जब आप हटाएंगे तो ये प्लस माइनस x2 मिलेगा, लेकिन x2 आपने लेना क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, यानी -x2 बिलोंग नहीं करेगा n में, ठीक है। तो केवल आप लेंगे प्लस वाला, तो आपने प्रूव कर दिया।
आपने ये मान के चले थे कि ये अगर दोनों वैल्यू अगर आपस में बराबर आ रही है तो ये एलिमेंट भी आपस में बराबर हैं। अब आच्छादी के लिए और सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव के लिए अब आपने करना क्या है, और सरजेक्टिव। अब तो ऐसा लगता है कि सब लोगों के समझ में आने लगे हैं, ठीक है ना। चलिए सरजेक्टिव के लिए क्या करते थे बताइए, कि y कोई एलिमेंट लेकर के चलते हैं सर कोडोमेन में, और चेक कर लेते हैं कि इसके लिए डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जिसकी ये इमेज है। यही तो बात है ना इसकी। y आपने लेकर के चले आप कोडोमेन में, देन अब आप ये निकाल देंगे कि y किसी ना किसी की इमेज जरूर है जो नंबर x है। जब ही तो हम यहाँ पर x डालेंगे जब ही तो fx मिलता है हमें y, fx कुछ भी मिला होगा, हम y मान लिया ना हमने, तो y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा fx, और fx हमें दिया गया है, fx है हमारे पास में x स्क्वायर। देन मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, प्लस एंड माइनस। चलिए माइनस नहीं लेंगे, अब हम माइनस तो आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर का सेट है तो माइनस तो आना संभव ही नहीं है। क्या ये नंबर फॉर एवरी इसमें होगा, कई नेचुरल नंबर होगा, सदा नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है साहब, 9 रख दिया हमने इसमें अंदर तो ये 3 का होता है साहब, x इक्वल टू 3 आएगा, 3 तो इसके अंदर होगा ना। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि सर आप इसमें 5 रख दो, तो मैंने 5 रखा, क्या 5 इसमें मिलेगा, 5 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। फॉर एवरी ऐसा नहीं होगा कि ये y जो है इसके अंदर बिलोंग करे, डोमेन के अंदर बिलोंग करे, इज नॉट बिलोंग्स टू n। कौन सा वाला n, डोमेन वाला है, ये डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए आपने इसमें जो नंबर होंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 यही तो होंगे। कोई भी नंबर अगर आप डालते हैं, अगर आपने 1 डाला फंक्शन में, यहाँ जैसे आप 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। अब 1 से 4 के बीच में 2 3 रह गया, 4 से 9 के बीच में 5 6 7 रह गया, 8 रह गया, 9 से इसके बीच में 10 11 12 13 14 15 तक रहेगी नंबर। तो वो नंबर तो सभी इसमें होंगे ना, वो नंबर होंगे, लेकिन वो किसी की इमेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है कि कोडोमेन में एक भी अगर ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, देन वो फंक्शन हमारे लिए सरजेक्टिव नहीं होता है, ऑन टू नहीं होता है, सरजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, आच्छादी फलन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर, नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही 4th पार्ट। एक फंक्शन f z से z पर यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक पर जो है परिभाषित है हमारे लिए, और जो है ये फंक्शन है f(x = x³। यहाँ पर भी ये प्रूव करना है या फिर ये इसकी कुछ जांच करनी है हमें कि ये इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए हम जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो कोई दो एलिमेंट x1 x2 और इंजेक्टिव के लिए जब करेंगे, लिख देता हूँ, और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव के लिए जब आप करेंगे तो x1 x2 दो एलिमेंट आप लेकर के चलते हैं z में। z कौन सा वाला, डोमेन वाला। कि सर अब तो मालूम पड़ गया, ठीक है, दोबारा ना बताइए आप। हाँ जी, तो लेट कर लिया हमने, मान लिया कि fx1 बराबर है fx2 के। देन यहां मैं रखूंगा, यहाँ fx था तो x था, तो ये x1 का क्यूब और इक्वल में x2 का क्यूब। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं क्यूब से क्यूब कट गया था, ऐसे नहीं होगा, x1 माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0। देन इसको आप प्रूव करेंगे, वो ओपन करेंगे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से, जो कि होता है a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। देन इसे अगर आप ओपन करोगे इस फॉर्मूले से तो ये आएगा x1 माइनस x2 दूसरे वाले ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस के x1 x2 इक्वल टू 0। दो अलग अलग इंटीजर हैं, ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी। दो का सम अगर 0 है तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2। हमने बात क्लियर कर दी। अगर इनकी वैल्यू इक्वल है दोनों की x1 x2 fx1 fx2 की, तो x1 x2 भी इक्वल हैं। ठीक है, अब आपने प्रूव ये करना है कि ये अब सर्जेक्टिव भी है यानी अच्छादी फलन भी है। तो अच्छादी के लिए क्या करेंगे कि सर वही y मान करके चलेंगे। y को जो है हम रख देंगे उसके कोडोमेन में और उसके लिए डोमेन में एक इमेज चेक कर लेंगे कोई प्री इमेज है या नहीं है। तो प्री इमेज में से हालांकि यहीं से पता चल रहा है, अगर आप फंक्शन में आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब क्या मिलेगा, 1 2 का क्या मिलेगा 8, 3 का मिलेगा 27। भाई नंबर तो बहुत सारे रह गए बीच में, इंटीजर है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। यहाँ चलिए -1 का लेंगे तो -1 आ जाएगा, -2 का -8 आ जाएगा। -1 और -8 के बीच में कितने नंबर्स रह जाएंगे जो कि किसी की इमेज ही नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डायरेक्ट। अब आप इस बात को चाहें तो आप उससे भी कह सकते हैं फॉर सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव के लिए आप कोई y लेकर के चलिए z में, और z का होगा अभी ये चूंकि दोनों के दोनों z से ही चल रहे हैं ना फंक्शन z है तो इसलिए लिखना पड़ता है कोडोमेन। और जो है हमने ले लिया यहाँ पर टेक कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स। देन ये होगा ना, नहीं होगा। देन और y इक्वल टू एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, और x इक्वल टू आ जाएगा y का 1/3। फॉर एवरी क्लियर नहीं है ये बात। अगर आपके पास में z, ये भी z ये भी z, ये -1 -2 -3 -4 ऐसे करके चलेगा, और 0 1 2 3 4 आगे भी। अगर आपने मान लो पूछ लिया किसी ने कि 2 किसी की इमेज होगा, तो 2 किसी का क्यूब होता है क्या, 2 तो किसी का नहीं होता है, बच जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये एफ जेड और जो दूसरा वाला एफ जेड है, चलिए ऐसे ना कहिए डायरेक्ट ही कह देंगे ना, वो आ ही नहीं रहा है फंक्शन, कह देंगे फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव। बात समझ में आई? नहीं आई है तो कमेंट कर देना, दोबारा से समझा दूंगा। ऐसा मत कहना कहीं के सर नहीं बताएंगे। ये इंजेक्टिव तो है। यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना मेरे पास में, समझा दूंगा सही तरीके से। नोट कर लो इसे। और क्वेश्चन नंबर 2 में अभी और भी पार्ट इसके रह गए हैं। इसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 कराए हैं मैंने, बस 2 रह गए हैं, दोनों आपको करने हैं। ठीक है, हाँ। अब है थर्ड क्वेश्चन, महत्तम पूर्णांक फलन का ये क्वेश्चन है। ये जो लगा हुआ है ब्रैकेट, इससे हम समझ जाते हैं कि ये महत्तम पूर्णांक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पहले यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा, जैसे मान लो अगर ये x है इसके अंदर, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इस x से हमेशा छोटी या इसके बराबर होती है, केवल इंटीजर में ऑलवेज। अगर ये 0.5 इसके अंदर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, जो 0 है इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर 0 माना जाएगा। अगर 0.75 है तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इसकी वैल्यू 1.7 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होती तो भी ये 1 होता। अगर इसकी वैल्यू 1.99 होती तब भी इसकी वैल्यू 1 होती। यानी कि जो पॉइंट से पहले का जो नंबर है ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है,
अगर ये 0.5 है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 है, 0.75 है तब भी इसकी वैल्यू 0 है, 1.7 है तो इसकी वैल्यू 1 है, 1.1 के लिए 1 है, 1.99 तक के लिए भी 1 है। इसका आपने ग्राफ देखा होगा तो कुछ ऐसे रहता है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आगे 11th क्लास में था ये पहले, ठीक है। अगर आपने ये x की वैल्यू आप रखते जा रहे हैं, ये x होता है, यहाँ पर जो मिलता है ये फंक्शन होता है f(x) की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपने वैल्यू इसकी 0 रखी है तो 0 ही रहेगा, 0.1 रखी है तो यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, यहीं रहेगी, यानी कि 0.99 तक इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी यहाँ तक। जैसे ही आपने यहाँ पर 1 रखा तुरंत इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1 पर, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है। जैसे ही आपने 1 इसमें रखा फंक्शन में तुरंत इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और आप ऐसे ही चलते चलते 1.9 तक आप जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। जैसे ही आपने 2 रखा तुरंत इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी फंक्शन की, 2 3 4 ऐसे ये चलेगी यहाँ तक 2.99 तक। जैसे ही आपने 3 रखी इसकी वैल्यू 3 हो जानी है, फिर ऐसे ही आगे तक ये सिस्टम चलता रहता है। ये इसका ग्राफ है, ये आपने नोट कर लेना है साइड से। अब आपके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है f(x) r से r पर, ये ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सरजेक्टिव है, ना तो ये एकिकी है और ना ही ये अच्छादी है। तो देखिए जरा एकिकी कैसे नहीं है, जरा देख लेते हैं जरा कि आपने x1 x2 दो नंबर लिए, ठीक है, किसमें लिए r में, r कौन सा वाला, डोमेन वाला। लेने के बाद में आपने लेट कर लिया कि f(x1) इक्वल टू f(x2), तो इसकी वैल्यू क्या आएगी साहब f(x1), इसकी वैल्यू क्या आएगी f(x2). तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो x1 बराबर x2 हो गया, ट्रू हो गई बात, तो साहब इंजेक्टिव तो है ही, लेकिन ये इंजेक्टिव नहीं है। अगर मैं इस बात को किन्हीं दो नंबरों के लिए करूं, मान लीजिए आपने दो नंबर ले लिए कि x1 आपने ले लिया 1.4 और x2 आपने ले लिया 1.5, दो नंबर है अलग अलग। देन जब आप f(1.4) की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और आपने 1.5 रखा तब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। तो फंक्शन की वैल्यू तो दोनों बार सेम आई है, यानी कि 1.4 और f(1.5), ये तो दोनों इक्वल हैं 1 1। क्या इसके अंदर रखे गए एलिमेंट ये भी इक्वल हैं? क्या ये इक्वल हैं? नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तभी तो हम कहेंगे भाई अगर फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ये भी तो सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। सो f(x) इज नॉट इंजेक्टिव, यानी कि एकिकी नहीं है। अब दूसरी बात ऑन टू के लिए या सरजेक्टिव के लिए, ये उतार लिया, नहीं उतारा तो उतार लीजिए पहले, चलिए ठीक है हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पता है मुझे, और कौन नोट करेगा इतनी जल्दी। चलिए अब फॉर सरजेक्टिव और सरजेक्टिव, अब सर कोई एक नंबर आप लेकर के चलिए कोडोमेन में, कोडोमेन में आपने कोई एक एलिमेंट डाला और उसकी एक इमेज उसे पीछे मिल जाए हमें, तो मान लीजिए सर कि हमने कोई एक पॉइंट मान लिया इसमें 1.5, रियल नंबर में तो होगा, रियल नंबर में होगा, लेकिन ये किसी की इमेज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप 1.5 रखोगे तो आपको इसकी वैल्यू फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वैल्यू आपने 1 मिलने वाली है, 1.99 तक आपको 1 मिलने वाली है, और जैसे आप 2 रखेंगे तो 2 मिलने वाली है, तो आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन जबकि ये रियल नंबर में होगा। सही बात है ना। तो आप कह सकते हैं f की जो रेंज होगी, यानी रेंज जो है वो जो हमें मिल रही है वो सबसेट है किसका, इसके कोडोमेन का। हाँ,
कोडोमेन का। और जबकि अब कोडोमेन का ये सबसेट हो गया तो यानी कि इसमें एलिमेंट अभी बचे हैं, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो चलिए ठीक है, सभी एलिमेंट जो है इमेज हो गई। भाई कुछ तो इसमें रह गए ना जो किसी की इमेज ही नहीं है। 1.5, 1.555, 1.59, 1.56 ऐसे करके बहुत वैल्यू रह जाएंगे जो किसी की इमेज ही नहीं होंगी। तो इमेज ना होने का मतलब कोडोमेन में एलिमेंट रह गया, इसलिए सर्जेक्टिव नहीं है। सो fx इज नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन ना तो इंजेक्टिव है और ना सर्जेक्टिव है, ये प्रूव कर दिया हमने, नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है एक रियल नंबर से रियल नंबर पर एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन जो है वो मॉड फंक्शन है। fx जो है वो क्या है, मॉड फंक्शन। तो इस मॉड फंक्शन में वो f जो है वो r से r पर डिफाइन है और वो यही कह रहा है कि ये ना तो एककी है और ना ही अच्छादक है। एककी तो हो नहीं सकता ना ये, क्योंकि -1 का मॉड क्या आएगा 1 और 1 का भी मॉड क्या आएगा 1। भाई रियल नंबर में तो -1 + 1 दोनों होते हैं ना। तो आपने कोई दो एलिमेंट डाले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आई, लेकिन ये नहीं आया, ये एलिमेंट सेम नहीं है -1 और 1। क्या ये सेम होंगे, करके देखना, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, बाद में बता दूंगा। ऐसे ही उसके लिए होगा, इसमें माइनस के नंबर्स होंगे रियल नंबर में, माइनस के नंबर भी होंगे इसके अंदर। तो क्या माइनस का कोई नंबर इसकी इमेज हो सकता है? मान लो मुझे -2 चाहिए साहब कोडोमेन में, तो किसकी इमेज होगा? आपने बोला साहब -2 ही डाल दो, तो आप भाई साहब इसमें डालेंगे ना तो मॉड बैठा हुआ है, मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बना देगा इसको। तो यानी माइनस वाले जितने बार नंबर होंगे वो किसी के भी क्या नहीं होंगे, इमेज नहीं होंगे, इसलिए ये भी फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, कर लेंगे, होशियार है, कर लेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। एक फंक्शन f r से r पर यानी रियल नंबर से रियल नंबर पर ये डिफाइन है। फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, अलग अलग 3 टाइप में दी गई हैं। इनको जरा आप समझें क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू रखते हैं अगर x की, तो आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो मिलेगी 1 मिलेगी। अगर आप 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, या फिर रियल नंबर में से 0.5 रखते हैं, 0.75 रखते हैं, रियल से रियल पर है, यानी 0 से आप जो भी बड़ा रखेंगे आपको 1 मिलेगी फंक्शन की वैल्यू। अगर आप 0 ही रखते हैं तो आपको 0 मिलने वाली है। और अगर आपने 0 से छोटा रखा है, यानी कि माइनस में कोई भी नंबर रखेंगे आप, माइनस में 0.5 भी रखें तब भी उसकी वैल्यू 1 ही मिलने वाली है फंक्शन की। तो ऐसी कंडीशन में उसने पूछा है हमसे कि ये फलन ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। तो देखिए, फॉर द इंजेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर इंजेक्टिव हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं, डायरेक्ट नंबर्स पर कहते हैं। अब इसमें एक्स वाई मानने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फायदा भी नहीं रहेगा। अगर आपने 2 नंबर ले लिए f1 = f2, f1 f2 आपने ले लिए, इनकी वैल्यू तो सेम आने वाली है क्योंकि दोनों 0 से बड़े हैं। क्या वैल्यू आने वाली है 1 1, वैल्यू तो सेम आई, लेकिन क्या 1 और 2 भी बराबर हैं? क्या ये भी बराबर है? नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, तो क्या होगा? सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। और रही बात सर्जेक्टिव की, तो रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ आपको ये कितनी इमेज दे रहा है, कोडोमेन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही नंबर मिलेंगे। आप कोई भी नंबर रख लीजिए, 0 से बड़ा रखेंगे 1 मिलेगा, 0 रखेंगे 0 मिलेगा, 0 से छोटा रखेंगे -1 मिलेगा। लेकिन कोडोमेन तो रियल नंबर है, और रियल नंबर में तो अभी इनफाइनाइट नंबर्स बच जाएंगे जो किसी की इमेज ही नहीं होंगे इसके हिसाब से। तो सीधी सीधी बात है, सेकंड में क्या हो जाएगा कि जो f की रेंज है, f रेंज परिसर जो है इसकी, वो क्या हो जाएगी, तो सबसेट हो जाएगी किसकी, कोडोमेन की। फंक्शन का जो कोडोमेन है f कोडोमेन, हेंस fx इज नॉट सर्जेक्टिव। बात समझ में आई ना? अगर ये इक्वल होता, ये इसका सबसेट नहीं होता, ये रेंज जो है
रेंज और कोडोमेन दोनों अगर सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, यानी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जो कि किसी की भी किसी की भी इमेज ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वह फंक्शन क्या नहीं होता, सर्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, सर्जेक्टिव होने के लिए रेंज को और इसको कोडोमेन को सेम होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है, उसने एक फंक्शन आपको दे दिया है, दो सेट दे दिए हैं ए और बी, और एफ एक्स आपको दिया है डायरेक्ट, एफ फंक्शन दिया है, उसका पेयर बना करके दे दिया है 1 4 2 5 3 6 2 5 3 6, और ए और बी दो सेट दिए गए हैं। ए सेट है आपका 1 2 3 और बी है 4 5 6 7, ये 1 2 3 है और बी है 4 5 6 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, दो सेट दिए गए हैं और ये फंक्शन है। पूछ रहा है ये एक की है या नहीं, पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है, यानी कि इंजेक्टिव है। टू प्रूव दैट एफ एक्स इज या एफ इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है, एक की है, तो करना क्या पड़ेगा इसके लिए, वो हमें कि सीधा सीधा फंक्शन दिया गया है, पहला एलिमेंट पहले कोडोमेन का होता है, सॉरी डोमेन का होता है, और कोडोमेन में कौन है, बी 4 5 6 7, 1 की इमेज 4, 1 डालने पर 4 मिल रहा है, 2 डालने पर 5, 3 डालने पर 6, तो हर एक की अलग अलग इमेज है, 1 1 है, एफ इज 1 1 प्रूव। अगर ये पूछता कि ये 1 2 है या नहीं, सर्जेक्टिव है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें मना करना पड़ता क्योंकि 7 बच रहा है। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिए। आगे के जो क्वेश्चंस अब बचे हैं, जितने भी जो है 12 क्वेश्चंस हैं, इसमें 7 हो चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। अगला वीडियो हमारा आप प्राप्त करने के लिए हमारी आने वाली वीडियोस को ऐसे ही आप देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में आप इसे शेयर भी कर दिया करें, उन लोगों का भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।